अस्सलाम एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ये काम किया था कि हमने डिस्क्रिप्टिव्स निकालना सीखे थे, यानी कि सिंपल एवरेजेस या स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज वगैरह ये सारा कुछ। हमने मीन भी निकालना सीखा था 3 तरीकों से। अगर हमारे पास सिंपल डाटा होता तो क्या था, कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास उसकी फ्रिक्वेंसीज यानी कि ग्रुप डाटा में काम हो तब कैसे करते हैं। ग्रुप डाटा में क्लासेस दी हो हमें तो हम उस तरीके से कैसे काम करते हैं। ये तीनों तरीके मैंने लास्ट टाइम सिखाए थे। हमारे पास दो तरह के और मीन्स होते हैं, एक ज्योमेट्रिक मीन होता है हमारे पास और एक हार्मोनिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन हम यूजुअली तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई ग्रोथ रेट या जो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में काम हो रहा हो ना, उस तरीके का कोई डाटा अवेलेबल हो, तब हम ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं। हार्मोनिक मीन हम तब लगाते हैं जब हमारे पास जैसे कि टाइम या ड्यूरेशन के लिहाज से कोई डाटा गिवन हो, तब ज्यादा सुटेबल होता है कि हम मीन के बजाय हार्मोनिक मीन पे जाएं। ऑलमोस्ट इनके रिजल्ट सेम आते हैं, सिमिलर आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, कंक्लूजन एक किस्म की देते हैं। लेकिन ज्यादा सुटेबल यही है कि अगर ड्यूरेशन वाला डाटा हो या कोई टाइम वाला, तब हम हार्मोनिक मीन लगाएं। और जब हमारे पास कोई ग्रोथ रेट वाला, कोई जैसे स्टॉक एक्सचेंज वाला कोई डाटा हो, तब हम ज्योमेट्रिक मीन निकालें। सबसे पहले ज्योमेट्रिक निकालेंगे कैसे। इसका ग्रुप फॉर्मूले का डाटा होता है एंटी लॉग समीशन एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स, और एक्स हमारा इसमें क्या है, मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट टाइम निकालना बताए थे। और फिर समीशन और एफ ऑफ एक्स। इस तरीके से हमने सबसे पहले अपने मिड पॉइंट्स निकालने हैं और ये कमांड्स गिवन है। हमने कमांड्स हमारे पास गिवन है, हमने इसके मुताबिक अपना ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। एसपीएस हमें सिर्फ इसके अंदर वाली चीज यानी कि समीशन एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स इन ओवर एफ ऑफ एक्स, हमें सिर्फ इतनी सी चीज निकाल के देगा। एंटी लॉग हमें बाद में बाय हैंड कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगा। ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट हमारे पास है हार्मोनिक मीन। इसमें भी हम क्या करेंगे, समीशन 1/x हम खुद निकालेंगे और समीशन x खुद निकालेंगे। ये आप देखें तो एक किस्म का मीन है हमारे पास। मीन का रेसिप्रोकल होता है हार्मोनिक मीन। तब हम इसका ऊपर नीचे चीजें दोनों खुद निकाल के इसका मीन निकाल लेंगे, फिर इसका खुद से रेसिप्रोकल लेंगे, तभी हमारे पास आएगा रेसिप्रोकल। अगर आप खुद से कंप्यूटर वेरिएबल में जाके एसपीएस भी निकालना चाहते हैं तो वो निकाल सकते हैं, लेकिन बाय हैंड भी निकाल लें तो डजंट मैटर। सबसे पहले हम लोग हमने ये लास्ट टाइम इसी डाटा पे हम काम कर रहे थे। हमने क्लासेस थी, लोअर अपर लिमिट हमने उनको एंटर किया था, फ्रीक्वेंसीज निकाली थी। इससे मैंने आपको बताया था कि मिड पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। मिड पॉइंट्स हमारे पास होते हैं लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। हम आज फिर से इसके पहले मिड पॉइंट्स निकालेंगे, इसको मैं x कह देती हूँ। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट एंड डिवाइडेड बाय 2, देन ओके। यहाँ से फिर हमारे पास हमारे मिड पॉइंट्स आ गए। इसके फॉर्मूले में हमें नेक्स्ट चीज चाहिए लॉग ऑफ एक्स। हम फिर से ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे, रीसेट कर दें इसको। यहाँ पे इस वाले जो आपके पास न्यूमेरिक कीबोर्ड है या सिंबॉलिक कीबोर्ड है, इसमें आपके पास लॉग नहीं है। हम यहाँ से फंक्शंस ग्रुप में जाएंगे, अर्थमेटिक में। यहाँ पे देखिए आप लॉग ऑफ बेस 10 आपके पास आ गई है। हम लॉग ऑफ बेस 10 यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन में। इसको इस एरो के साथ शिफ्ट करेंगे ऊपर। अब वो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी कोई वैल्यू मांग रहा है। हमने क्या निकालना था, लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ से मिड पॉइंट्स को हम अपने यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और इसको हम लेट्स सपोज नाम देते हैं वाई का, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ओके, ये हमारा कॉलम बन गया लॉग ऑफ एक्स का। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमने अपने निकालने थे। अब हम अपने निकालने समीशन लॉग ऑफ एक्स ओवर एफ। अगर आप देखें तो अगर लॉग ऑफ एक्स हमारा समझ लें वेरिएबल बन गया वाई, तो इसका क्या बन गया, समीशन एफ इंटू वाई ओवर समीशन एफ। ये एक किस्म का हमारा मीन हम निकालेंगे, तो ये उसका एंटी लॉग ले लेंगे मीन का, तो वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। मैं यहाँ से आपको करके दिखाना चाहूंगी। एनालाइज में जाके हमने मीन्स कैसे निकालते हैं, एनालाइज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फिर डिस्क्रिप्टिव में जाके हमारा वेरिएबल क्या था, y,
ऑप्शंस में जाके सिर्फ मीन पे चेक करूंगी क्योंकि अभी फिलहाल हमें सिर्फ वही चाहिए। देन कंटिन्यू एंड ये इसने हमारा हमें मीन दे दिया 1.6352। अगर आपने इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे बाय यूजिंग द कैलकुलेटर, तब आपके पास आपका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। नेक्स्ट हम जाएंगे हार्मोनिक मीन में। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला था हमारे पास समीशन एफ ओवर समीशन एफ इंटू 1/x। हमें मेन चीज क्या चाहिए, 1/x। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाके अपना 1/x निकाल लेंगे। x हमारे पास वही मिड पॉइंट्स है हमारे पास। ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, इसको मैं रीसेट कर देती हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको z का नाम दे देती हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमारा उसकी रिक्वायरमेंट थी 1 डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट्स। ओके किया, और ये हमारे पास हमारा एक वेरिएबल बन गया z के नाम से। अब हमने इसका मीन निकालना है। डिस्क्रिप्टिव, फिर डिस्क्रिप्टिव में जाके इसको भी रीसेट करें, z को शिफ्ट करें वेरिएबल्स में, ऑप्शंस, देन सिर्फ मीन, कंटिन्यू एंड ओके। हमें अभी तक ये 0.0275 हमें सिर्फ मीन दिया है इसका, और हमें कुछ नहीं दिया। हम इस मीन का रेसिप्रोकल लेंगे यानी कि 1/, करेंगे, तब हमारे हमारे पास हमारा हार्मोनिक मीन आ जाएगा। दो तरह की एवरेजेस आपको सिखाई हैं, एक ज्योमेट्रिक मीन सिखाया है और एक हार्मोनिक मीन सिखाया है। ज्योमेट्रिक मीन हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई ग्रोथ रेट का डाटा हो यानी कि स्टॉक एक्सचेंज टाइप डाटा हो, और हार्मोनिक मीन तब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई ड्यूरेशन या टाइम रिलेटेड डाटा हो, तब हम ये यूज करेंगे। अदरवाइज हम सिंपल मीन भी यूज कर सकते हैं। ये वाला डाटा मैंने यूज किया है, इस पे मैंने अपने मूवमेंट्स मैंने आपको निकालने बता दिए थे पिछली क्लास में। फिर हमने इस पे निकाले मिड पॉइंट्स और ये इसके मूवमेंट्स आ गए थे, लास्ट क्लास में कर लिया वाई वेरिएबल लेके ये इसका मीन आया था, जी वेरिएबल से मीन आया था। मैंने आपको कहा ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए खुद से एंटीलॉग लेना पड़ेगा, देन ये खुद से एंटीलॉग दिया तो इसकी ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हार्मोनिक मीन में 1/1 मीन करना था हमें, तो हमने वो भी किया, तो हमारे पास इससे हमारी हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ गई। आज संडे है और होप सो सब घर में होंगे, तो प्लीज ये छोटा सा डाटा है, इस पे आप ट्राई करें मोमेंट्स निकालना, ज्योमेट्रिक मीन निकालना और हार्मोनिक मीन निकालना और सिंपल मीन निकालना। आई विल गिव यू 5 मिनट्स फॉर दिस। और उसके बाद कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे बता सकता है। अगर कहीं पे किसी को कोई भी इशू है तो मुझे इस टाइम पूछ सकते हैं। किसी ने कुछ किया मुझे दिखाना चाहेगा प्लीज स्क्रीन शेयर करके। जी गर्ल्स, आप लोग अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। कोई अगर आपका क्वेश्चन है, किसी तरह से आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो मैम जिया विल रिपीट हरसेल्फ।
मैं आगे चलूं या फिर आप लोग मुझे करके दिखा रहे हैं? एनीवन? आप प्लीज एटलीस्ट यस या नो में आंसर तो दें। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मिसिंग वैल्यूज पे। समटाइम्स ऐसा होता है कि डाटा जब आप जैसे अपने रिसर्च में कोई भी क्वेश्चन वगैरह फिल करवाते हैं, तब आपके पास हर दफा पूरा पूरे क्वेश्चन फिल होके नहीं आते हैं। समटाइम्स उसमें मिसिंग वैल्यूज भी बहुत ज्यादा होती हैं। हम खुद से मिसिंग वैल्यूज को पुट नहीं कर सकते। वो फिर जो है ना, जिस बंदे ने वो फिल किया होता है क्वेश्चन, तो उसके ओपिनियन के मुताबिक हम लोग वो फिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेटर ये होता है कि जो मिसिंग वैल्यू की ऑप्शन एसपीएसएस में अवेलेबल है, आप उसको यूज करें और अपनी जो मिसिंग वैल्यू की सारी प्रॉब्लम है ना, उसको खत्म कर सकते। इसमें अगर मैं यही वाला डाटा अपना लेती हूँ, लास्ट वाला, मैं इसमें लेट्स सपोज कोई एक आधी फ्रीक्वेंसी खत्म कर देती हूँ। मैंने इसमें से 8 वाली फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर दिया और एक 5 वाली को फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर दिया। हमने इसको अगर फिल करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे हम ट्रांसफॉर्म, रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज। हमने कौन से वेरिएबल में रिप्लेस मिसिंग वैल्यू सिर्फ फ्रीक्वेंसीज में थी, तो हमने फ्रीक्वेंसीज को शिफ्ट किया न्यू वेरिएबल्स में, और देन हमने यहाँ से ओके कर दिया। वो देखें, उसने आपको फ्रीक्वेंसी 1 के नाम से ऑटोमेटिकली नया कॉलम बना के दे दिया है। बाकी सारी वैल्यू सेम है, 3, 4, 1, 9, 3 और 1। उसने यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे 3.5, यानी कि उसने राउंड अबाउट एक एवरेज लिया उस फ्रीक्वेंसी की, पूरे के पूरे जितना कॉलम था फ्रीक्वेंसी का, उसकी एवरेज लिया, और जो एवरेज वैल्यू आई है ना, उसने उस मिसिंग वैल्यूज की जगह डाल दी उसको। तो यहाँ से हम लोग अपनी मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। तो मार्क्स मैंने लिख दिए हैं। ये सेशन ऑफ होने के बाद आपको आपकी ये स्लाइड्स वगैरह भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस हम कब करते हैं कि हमने अगर देखना हो कि हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है, स्टैटिकली कोई रिलेशन है या नहीं। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि हमारे पास मीट प्रेफरेंस है, यानी कि हमारे पास 3 चिकन के मीट, मतलब 3 टाइप्स ऑफ मीट है, मटन, चिकन है, मटन 3 तरह के हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि लोग कितना ज्यादा प्रेफर करते हैं इसको। तो ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, हमारे इस वेरिएबल्स पे। लाइक अगर सिर्फ एक वेरिएबल लेती हूँ मैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक है कि वो घर में क्या सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे हमारा डिपेंड करता है डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि है हमारी प्रेफरेंस ऑफ मीट, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ है। अगर मैं कहती हूँ एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लाइक अगर हमारे पास है कि वो घर में क्या सबसे ज्यादा यूज करते हैं, या उनके घर में जो बच्चे हैं वो सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, या फिर जो सोसाइटी में इसके हैं मीट को लेके कोई भी रूमर्स वगैरह हैं, उसकी बेस पे वो क्या ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये हमारे एक से ज्यादा वेरिएबल्स हो गए, तो ये हमारा आ जाता है मल्टीपल रिग्रेशन में। और अगर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो ये हमारा लीनियर रिग्रेशन होगा। दोनों की जर्नल इक्वेशंस होती हैं, y रिप्रेजेंट करता है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल को, a हमारा इसमें इंटरसेप्ट होता है, और b हमारा स्लोप होता है, और x हमारा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमारे जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं हमारे उतने ही स्लोप होते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन ये कि हमारे इस बी में यानी कि स्लोप में हम अगर 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं तो हमारा वाई में क्या चेंज आता है। ठीक है, मैं आगे करती हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना इस पे, फिर मैं आपको इसकी इंटरप्रिटेशन ज्यादा अच्छे से बताती हूँ।
इसकी कमांड ये है। सबसे पहले तो हमने डाटा एंट्री करनी है। डाटा एंट्री में हम लोग अपने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दोनों ऐड कर लेंगे। लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया y और एक वेरिएबल लिया हमने x1। अभी हम सिर्फ लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे स्लाइड्स में फर्स्ट हमारा लीनियर सॉरी ये हमारा लीनियर रिग्रेशन था जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डाटा मैंने सारा एंटर किया है, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ एक वेरिएबल यानी कि x1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेके अपना काम करूंगी। हमने देखना है कि y और x1 डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई रिलेशन है या नहीं है। हम वो करते हैं अपना इन दोनों को वेरिएबल्स की रिग्रेशन लाइन फिट करके तब देखते हैं। उसका हम लोग प्लॉट्स भी बना सकते हैं। प्लॉट से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। हमारे पास जो इसकी कमांड्स हैं, हम जाएंगे एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हमने y रखा था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 रखा था, क्योंकि अभी हम सिर्फ लीनियर पे काम कर रहे हैं इसलिए सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। देन हम यहाँ से ओके करते हैं। ये हमारी आउटपुट विंडो में इसने वैसे काफी कुछ दिया है, लेकिन फिलहाल आपकी जो मतलब ज्यादातर हम यूज करेंगे वो हम इसका इंटरसेप्ट एंड स्लोप की वैल्यू यूज करेंगे। इंटरसेप्ट की जो ए की वैल्यू थी उसको समटाइम हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, उसको हम लोग कांस्टेंट भी कहते हैं, और x1 को तो वो हमारी डिपेंडेंट वेरिएबल्स है। हमारे इसके बीटा यानी कि इसके कोफिशिएंट्स आते हैं, यानी कि 8.804 हमारा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स था हमारा इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। तो हमारा जो अल्फा था यानी कि a था वो हमारा 8.804 आया है, और जो हमारा बीटा का कोफिशिएंट था यानी कि स्लोप थी हमारी वो 1.015 आई है। हम ये कहते हैं कि हमारा, और दूसरी बात इसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, ये पी वैल्यू होती है। इसको देखते हुए हम ये बताते हैं कि हमारा कोई रिलेशन है या नहीं। हम अपना अल्फा रखते हैं यानी कि हम अपना एरर का चांस रखते हैं अपने काम में, हमेशा 5% एरर का चांस रखते हैं, यानी कि 0.05 हम इसमें अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा रखते हैं, हमेशा ये रखते हैं। लेकिन अगर कभी आपके पास रिक्वायरमेंट हो कि आपने इससे भी कम रखना है तो इससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यूज होने वाला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% ही होता है हमारे पास। हम देखते हैं कि हमारी सिग्निफिकेंट वाली वैल्यू हमारे उस अल्फा से लेस देन है या नहीं है। अगर तो हमारे उससे अल्फा से लेस देन है तब हमारा y और x के दरमियान रिलेशनशिप होगा, और अगर ये उससे ग्रेटर हो जाएगी तो हमारा y और x यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं होगा हमारे केस में। और हम हमेशा इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं देखते कभी भी, हम हमेशा अपने स्लोप की वैल्यू देखते हैं। स्लोप की वैल्यू 0.000 आ रही है यानी कि ये लेस देन अल्फा है, इट मींस दैट y और जो हमारा x1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल था इन दोनों के दरमियान हमारा रिलेशन है। अब हमने इंटरप्रेट कैसे करना है, मैंने आपको बताया था कि बीटा में हम अगर 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे तो y में कितना चेंज आएगा। ये हमारा अल्फा की वैल्यू थी और ये हमारे b की वैल्यू थी 1.015। इसके साथ हमारा x मल्टीप्लाई हो रहा था, जैसे कि इस क्वेश्चन में ये था हमारा a की वैल्यू आई है 8.804 समथिंग और b की वैल्यू आई है 1 पॉइंट समथिंग आई है वैल्यू। हमने क्या करना है कि अगर हम लोग x को 1 रखते हैं, मतलब 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे x में, तब हमारा y में कितना चेंज आएगा, बीटा से हमें ये चीज पता चलेगी। ठीक है, ये होगी इसकी इंटरप्रिटेशन होगी इसकी। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिग्रेशन लाइन। मल्टीपल रिग्रेशन लाइन ये होता है कि सब कुछ सेम है, कमांड सेम है, इंटरप्रिटेशन सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये होता है कि हमारे पास एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं।
जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल रखा है और मैंने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रख दिए अपने पास। पहले सिर्फ x1 को यूज किया था क्योंकि हम लीनियर कर रहे थे, अब मैं x1 x2 दोनों को यूज अभी करूंगी। ऐसा है और कि मीटिंग ना कुछ देर में खत्म हो जाएगी, तो आप सबने इसी लिंक से जो है वो दोबारा रीज्वाइन करना है। ओके, हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है x1 एंड x2। सेम कमांड्स, एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर, रीसेट कर दें पहले से। y में हम अपना डिपेंडेंट वेरिएबल रख देंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो थे तो दोनों ही हम लोग अपने इंडिपेंडेंट्स में रख देंगे। देन हम यहाँ से करेंगे ओके। अब आप देखें उसमें इंटरसेप्ट तो हमेशा एक ही आएगा, लेकिन अब हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो गए थे तो हमारे पास हमारी स्लोप्स भी दो आई थी, यानी कि b1 और b2। तो हमारी ये दोनों स्लोप्स आई हैं 0.982 और एक 0.151, ये दोनों स्लोप्स आई हैं। अब हमने इसको देखना है कि इन दोनों का ही वेरिएबल्स, यानी कि दोनों x1 और x2 दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रिलेशन है या नहीं है। तब देखें आप, जो x1 है इसकी तो सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.000 आई, यानी कि ये सिग्निफिकेंट है, यानी कि ये लेस देन हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट 5% से लेस है। तब ये हम ये कहते हैं कि ये तो हमारा सूटेबल है, के साथ रिलेशनशिप बना रहा है। लेकिन 0.194 ये ग्रेटर देन आ गई है हमारी अल्फा से, तब ये हमारा पास रिलेशन नहीं है इसका हमारे y के साथ। तो इस वाले वेरिएबल को हम लोग डेटा में यूज करें या ना करें एक ही बराबर है, क्योंकि क्योंकि इसका कोई रिलेशन ही नहीं है y के साथ, तब इसको यूज करने का भी कोई फायदा नहीं है। बाकी सारी इंटरप्रिटेशन वही है कि अगर हम 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे अपना x1 एंड x2 में, जितने ही हमारे बीटाज हैं इतना चेंज आएगा हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट में भी हमारे पास सेम यही ऑलमोस्ट कमांड, मतलब थोड़ी सी कमांड में हमारे पास फर्क आता है, ज्यादा फर्क नहीं आता। वेट अ मिनट। कोरिलेशन से भी हम लोग यही चेक करते हैं कि हमारे पास हमारे जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इसमें हमारे पास उन दोनों का आपस में रिलेशन है या नहीं है। इसके लिए हम लोग वही वाला सेम टू सेम डाटा यूज करेंगे, डाटा चेंज नहीं कर रही मैं, सिर्फ सेम वही डाटा है हमारे पास। हम इसमें क्या करेंगे, हम जाएंगे एनालाइज में, कोरिलेट में, फिर जाएंगे बाय वेरिएट में, क्योंकि हम लोग सिर्फ अभी तक अपने दो वेरिएबल्स को लेके काम कर रहे हैं ना, इसलिए सिर्फ बाय वेरिएट वाला यूज होएगा हमारे पास। बाय वेरिएट, देन हमारे पास हमारे दो वेरिएबल्स थे, हम x1 y को लेते हैं और हम अपना x1 लेते हैं, बस दो वेरिएबल के साथ काम करेंगे इसमें। और मोस्टली हमें जो है ना पीएसएन का स्क्वायर चाहिए होता है, मतलब सॉरी पीएसएन कोरिलेशन कोएफिशिएंट चाहिए होता है वैल्यूज। बाकी भी हमें दोनों दे देते होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर जो मोस्टली होता है वो पीएसएन यूज होता है, तो इसलिए इसको चेक करेंगे। देन ओके, ये इसने हमारे कोरिलेशन दे दिए, ये उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू दी है 0.000 और ये उसने हमें पीएसएन की वैल्यू दी थी 0.977। इसकी कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है ना वो -1 से +1 के दरमियान होती है। अगर वो जितना ज्यादा +1 के करीब होता है ना तो हम कहेंगे हमारे जो रिलेशनशिप है हमारे y और जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अगर वो बहुत ज्यादा -1 के करीब होती है वैल्यू, तब हम कहेंगे कि हमारा वीक रिलेशनशिप है, बहुत ज्यादा वीक रिलेशनशिप है। और अगर वो बीच में कहीं मतलब 0.5 या 0.6 होता है, तब कहेंगे वो नॉर्मल कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है हमारे डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान। नेक्स्ट आपकी टर्न है,
आप इसमें से मैंने x का एक मैंने y वेरिएबल दिया है आपको, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो किस्म के दिए हैं, एक x दिया है और एक z दिया है। फर्स्ट पार्ट मैंने ये कहा है कि आप किसी भी x वेरिएबल को लेके, मतलब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके अपना लीनियर रिग्रेशन लाइन फिट करें, देन आप x एंड y दोनों को लेके अपनी मल्टीपल रिग्रेशन लाइन फिट करें। मीटिंग एंड होने वाली है, आप डेटा नोट कर लें और इसको परफॉर्म करें एसपीएसएस पे, क्योंकि जब तक आप लोग खुद इसको परफॉर्म नहीं करेंगे, मेरे सिखाने का भी कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप खुद इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो प्लीज बी श्योर, अगर आप वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस भी करें। मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग दोबारा शुरू होती है, तो प्लीज कोई भी एक पार्टिसिपेंट मुझे इसके आउटपुट दिखा दे, या अगर आपको कुछ भी पूछना है तो नई न्यू मीटिंग में आप मुझसे पूछ, आप डाटा नोट करना। प्लीज रिस्पॉन्स कीजिएगा, चाहे आप बेशक एक मैसेज कर दें चैट में, उससे भी मैं पढ़ लूंगी मैसेज। बट मैंने तो टी टेस्ट अभी तक कराया ही नहीं, मैंने तो आपको रिग्रेशन पढ़ाया है। अलीजा ने मुझसे ये क्वेश्चन किया है, लेकिन मैंने तो रिग्रेशन पढ़ाया है। आपने रिग्रेशन वाला टॉपिक नहीं सुना? चलिए, आपने जितना भी सुना है आप उतना ही कर लें, चाहे आपने लीनियर रिग्रेशन सुना है या फिर मल्टीपल सुना है, दोनों में से जो सा भी सुना है आप उतना ही कर लें, क्योंकि टी टेस्ट तो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है, तो वो आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो उसका। 2 मिनट्स है आपके पास, आप उसके बाद मुझे मैसेज करो, मैं स्क्रीन ऑफ करके आपको अलाउ करती हूँ, तो आप स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखाओ कि आपने क्या कैसे किया और क्या काम किया। मैंने अपनी टीम से किया, आप काइंडली वन स्टॉप के साथ लीनियर एडमिशन की क्वेश्चन निकाला है। मुझे आपकी ठीक है, आपका आ रहा है। ये वही डाटा है जो मैंने अभी योर टर्न में लिखा हुआ था। इसमें भी वही डाटा जो आपने भी हमें क्लास 10 होने से पहले दिया था, वही डाटा जी मैंने एंटर करके उससे मैंने लीनियर रिग्रेशन निकाला है। ठीक है, थोड़ा सा आप नीचे, हाँ जी, ये मुझे आप बता दो कि हमारा जो एक्स वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा रिलेशनशिप उसका वाई के साथ है या नहीं है? कि मैम है, क्योंकि ये 0.05 दे रहा है, तो मतलब है हमारा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। आपने कहा था अगर नेगेटिव की तरफ होगा तो हम कहेंगे बहुत वीक रिलेशनशिप है। 0.059 है, मतलब कि ये ग्रेटर देन
5% यानी कि 0.05 से ग्रेटर है, इसका मतलब इस x का y के साथ रिलेशनशिप नहीं है, नहीं है क्योंकि 0.059 है ना, मतलब 0.05 से बड़ा है ये, ठीक है। अगर 0.05 से लेस होगा तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। जी बिल्कुल। और मैम दूसरा आपने कहा था दो वेरिएबल्स के साथ करना था। हाँ जी हाँ जी, 2 वेरिएबल्स के साथ, x और z दोनों के साथ। मैम ठीक है। जी, अब आप मुझे बताओ x और z का किसका रिलेशनशिप है या नहीं है y के साथ। मैम नहीं, दोनों में नहीं, क्योंकि ये दोनों ग्रेटर है 0.05। जैसे यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यू आई है ना x की -0.499, मैंने आपको बताया था कि अगर हम 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे अपने डिपेंडेंट वेरिएबल में, ये जो आपकी बीटा की वैल्यू आई है, b की वैल्यू जो आई है ये वाली -0, मैंने आपको बताया था कि अगर हम 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। इंक्रीज वाला वर्ड तब यूज करेंगे जब हमारी ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आ जाती है तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट डिक्रीज करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हमारे पास ये होता है जब अगर हमारे पास तो पैरामीटर्स हमारे गिवन होते हैं ऑलरेडी, तब हम लोग तो जी टेस्ट की तरफ जाते हैं। वो जो बहुत सिंपलेस्ट मतलब है, वो तो हम बाय हैंड भी कर सकते हैं, उसमें इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन मोस्टली जब हम लोग अपना रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं, जी टेस्ट अप्लाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमारे वेरिएंस या मीन है वो हमारे पास नोन नहीं होते, स्पेशली वेरिएंस वो कभी भी हमारे पास नोन होता ही नहीं है, पता ही नहीं होता हमें। तो हम अपनी रिसर्च में थीसिस में हमेशा अपना टी टेस्ट ही यूज करते हैं। टी टेस्ट में भी काफी टाइप्स हैं, यानी कि 1 सैंपल टी टेस्ट है, 2 सैंपल टी टेस्ट है और एक पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है। चलो चलो सबसे पहले आपको मैं ब्रीफ कर देती हूँ कि होता क्या है। 1 सैंपल टी टेस्ट में ना हम टेस्ट करते हैं कि जो पॉपुलेशन का जो हमारा मीन है वो हमारा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। मतलब कि कोई भी अगर हम उसको हाइपोथेसिस वैल्यू देते हैं, यानी कि एम हमारा कोई भी न्यूमेरिक डिजिट होगा, वो उसको वैल्यू देते हैं, वो उसके मुताबिक बताएगा कि वो उसका पॉपुलेशन का जो हमारा मीन है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। सिग्निफिकेंट से मतलब यही होगा कि अगर हमारा पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, तब हम अपना रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को, यानी कि एच नॉट को हम अपना रिजेक्ट कर देते हैं इसको। तो अगर हमारा पी वैल्यू यानी कि वो जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है जो रिग्रेशन में आई थी, वो हमारी लेस देन होगी हमारे 5% अल्फा से, तब हम कर देंगे अपना रिजेक्ट एच नॉट और हम H1 यानी कि उसके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे जाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे इस चीज। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे पॉपुलेशन का मीन है वो हमारे जो हाइपोथेसिस वैल्यू है उसके इक्वल नहीं है, और अगर हमारा एक्सेप्ट हो जाता है इक्वल है। नेक्स्ट हमारा और 1 सैंपल टी टेस्ट में हमारे पास जस्ट एक सैंपल होता है, यानी कि एक पॉपुलेशन होती है और एक ही पॉपुलेशन का सैंपल होता है। 2 सैंपल टी टेस्ट भी सेम हमारे पास यही चीज चेक करता है, लेकिन क्या होता है जो उसके पॉपुलेशन के 2 पॉपुलेशन होती हैं, 2 पॉपुलेशन में से 2 सैंपल्स निकलते हैं, एक पॉपुलेशन में से एक सैंपल, दूसरी पॉपुलेशन में से एक सैंपल, जिसको हम लोगों ने जिसके मीन्स को हमने U1 एंड U2 का नाम दे देते हैं। 2 सैंपल टी टेस्ट में हम ये चेक करते हैं कि जो इन दोनों पॉपुलेशंस के जो मीन्स आए हैं हमारे पास वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है या नहीं है। एक और बात फिर से बताती जाती हूँ कि अगर हमारी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है वो लेस देन होगी हमारे अल्फा यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, तब हम अपना रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को। मींस एच नॉट जो मैंने लिखा है इसको हम रिजेक्ट कर देंगे और H1 को एक्सेप्ट कर। इसमें हमारे पास 1 सैंपल में तो एक ही सैंपल होता है, 2 सैंपल में ये भी होता है कि अगर लेट्स सपोज मेरे पास 2 सैंपल है, एक x है और एक x1 है हमारे पास, इसकी जो लेंथ होती है ना वो डिफरेंट हो सकती है। यानी कि x1 अगर मैं 10 सैंपल का डाटा ले रही हूँ तो जो
एक्स है हमारे पास वो 20 या 15 का भी हो सकता है। दोनों की लेंथ सेम होना जरूरी नहीं है टू सैंपल टी टेस्ट। लेकिन अगर मैं पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट पे जाती हूँ, इसका भी सेम वही फंक्शन है, वही काम करता है ये जो टू सैंपल टी टेस्ट करता है। लेकिन पेयर्ड में हमारे पास ये होता है कि जितनी हमारे पास हमारे एक वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं, दूसरे वेरिएबल की वैल्यूज भी हमारे पास उतनी ही होनी चाहिए, अदरवाइज पेयर सैंपल टी टेस्ट हम लोग नहीं निकाल सकते। मतलब पेयरिंग ये होती है ना कि वो जो एक्स की पहली वैल्यू है वो दूसरे x1 की वैल्यू के साथ आपस में लिंक करती है। लेकिन जब टू सैंपल टी टेस्ट था तो जो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज थी उनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में दोनों आपस में लिंक होती है वैल्यूज, इसलिए दोनों की वैल्यूज भी हमारे पास सेम होनी चाहिए। ये डाटा है मेरे पास, अगर आप देखिए यहाँ से तो ये सिर्फ ये एक ही वेरिएबल है मेरे पास x, उसका उसमें अब हमने वन सैंपल टी टेस्ट लगाना है। और वो कैसे लगाते हैं मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने x की वैल्यूज को एंटर कर दिया, सारी जो भी मेरे इसमें डाटा में गिवन थी। हमने लगाना है इस पे वन सैंपल टी टेस्ट और देखना है कि हमारी पॉपुलेशन के जो मीन्स है वो इक्वल है या इक्वल नहीं है। हम हमेशा अपने नल हाइपोथेसिस में इक्वल का साइन रखते हैं कि वो दोनों मीन्स मतलब वो मीन इक्वल है पॉपुलेशन का किसी भी हाइपोथेसिस वैल्यू के साथ, और नल हाइपोथेसिस में हमेशा नॉट इक्वल का साइन रखते हैं। हमारे क्वेश्चन में आप देखिए मैंने यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू 10 लिख दिया है, यानी कि जो हमारी हाइपोथेसिस वैल्यू है वो 10 के इक्वल है। जैसे मैंने यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू m रखा था, इस m की जगह हमारे क्वेश्चन में अब 10 आ गया। ठीक है, 10 की वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी है। ये डाटा में समटाइम्स गिवन भी होती है, गिवन होती है तो हम लोग एंटर कर देते हैं स्पेसिस के, मतलब जो भी उसका मैं मार्क्स आती हूँ उसके अंदर। अगर ये गिवन नहीं होती तो हम इसको 0 रखते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने अगर वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करना है तो हम जाएंगे एनालाइज, कंपेयर मीन्स, वन सैंपल टी टेस्ट। सॉरी डाटा दूसरा खोल लिया था मैंने, डाटा हमारा ये वाला था। एनालाइज कंपेयर मीन वन सैंपल टी टेस्ट, हमारा वेरिएबल था x, हमने x कर दिया। अब आप ये देखिए उसने यहाँ पे कहा है टेस्ट वैल्यू, अगर तो डाटा में गिवन नहीं है पहले से, अगर आप कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की हुई है तब आप 0 ही रहने दें। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन दिया है उसमें इसकी वैल्यू 10 गिवन थी, तो आप इसमें यहाँ पे 10 लिख देंगे। ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शंस में आपको वो कभी भी आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि जो वो एरर है 5% वो नहीं पूछता, आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज पूछता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज ये होती है कि जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है ना उसको हम 1 में से माइनस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाता है। तो इसलिए अगर हम अपना 5% हम अगर अपना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रख रहे हैं तो उसको 1 में से माइनस करें तो 95% होएगा। दैट मीन्स कि जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो एसपेसिस हमारा 5% ही ले रहा है। अगर आपने 1% लेना है तो बेशक आप लोग यहाँ पे 99 कर दें, ठीक है। लेकिन जनरली हमेशा 5% ही होता है, इसलिए हम 5%, वो बाय डिफॉल्ट एसपेसिस ने भी 5% ही रखा हुआ। देन कंटिन्यू एंड ओके। ये मेरी आउटपुट विंडो है, इसमें आप देखें ये हमारी टी की टेस्ट स्टैटिस्टिक्स वैल्यू आ गई 1.975। ओ सॉरी, एक मिनट वो ना चला गया। 1.975 हमारे पास वैल्यू होगी टी टेस्ट की, और ये इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वैसे तो हम दो तरीके से अपनी इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, या तो अपने सिग्निफिकेंट वैल्यू से या फिर अपने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से ये होता है कि हमें टेबल्स गिवन होते हैं जो अक्सर बुक्स में होते हैं, बुक की बैक साइड होते हैं या फिर आपको बाजार से भी अवेलेबल मिल हो जाते हैं। उससे देखते हुए तो हम इसकी टेबल वैल्यू लिखते हैं जिससे हम इसकी कंक्लूजन करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन मोस्ट जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू यूज होती है, क्योंकि एस्पेसिस तो हमें टेबल वैल्यू नहीं देता, वो हमें हमारे सिग्निफिकेंट यानी कि पी वैल्यू देते हैं। हमारे पास यहाँ पे पी वैल्यू आई है 0.084, ये हमारे पास ग्रेटर देन है हमारे
अल्फा यानी कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपना एक्सेप्ट कर देंगे एज नोट को। मैंने आपको यही बताया था कि अगर लेस देन होगी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस तब हम लोग अपना एज नोट को रिजेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारी पी वैल्यू ग्रेटर देन आ गई है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से, तब हम क्या कहेंगे कि हम अपना एज नोट को एक्सेप्ट करें। एज नोट में हमने क्या रखा था, म्यू इज इक्वल टू 10, यानी कि हमारे जो दो पॉपुलेशन का मीन है वो सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं करता। ठीक है, हम एच नॉट में रखते हैं नॉट सिग्निफिकेंट एंड एच वन में रखते हैं सिग्निफिकेंट। हमारे पास हमारा एच नॉट एक्सेप्ट हुआ था, इसका मतलब ये है कि हमारे जो पॉपुलेशन का मीन है वो सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं करता। एक और चीज होती है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ये देखिए, इसकी लोअर लिमिट होती है, इसकी अपर लिमिट होती है। हमारे पास जो हमारा मीन होता है ना, ये मीन जो ऊपर आया है उसने ऑटोमेटिकली निकाल के दिया 13.2। ये हमारा मीन हमेशा हमारे कॉन्फिडेंस इंटरवल के दरमियान में लाई करना चाहिए। अगर ये इसके दरमियान में लाई नहीं करता तो इट मीन्स दैट ये नॉट सिग्निफिकेंट है, मतलब कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ। और अगर ये लाई करेगा तो ये सिग्निफिकेंट है। आप देखो, सिग्निफिकेंट वैल्यू से भी हमें यही पता चला था कि हमारा सिग्निफिकेंट रिलेशन नहीं है, यानी कि सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं करते। और अगर अपना आप कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज देखो, लोअर में है -0.54, अपर में है 6.98। तो आपकी मीन वाली वैल्यू इसके अंदर लाई नहीं करती ना, इस रेंज के अंदर। तो यहाँ से भी यही पता चल रहा है कि ये नॉट सिग्निफिकेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा टू सैंपल टी टेस्ट। टू सैंपल टी टेस्ट में सिर्फ इतना सा फर्क होएगा कि हमारे पास पॉपुलेशन दो होंगी और उन दो पॉपुलेशन में हमने दो का डेटा उठाया होगा बस। इसमें मेन काम होता है हमारे पास हमारी कोडिंग। वन सैंपल टी टेस्ट हो गया, ये सारा मैंने यहाँ पे लिख दिया कि उससे अगर इतना कम होएगा तो क्या होएगा, विच मींस पॉपुलेशन मीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, सब कुछ बता दिया। टू सैंपल टी टेस्ट में हमारे पास दो वेरिएबल्स होंगे, एक एक्स का और एक वाई का। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्स एंड वाई की लेंथ सेम होनी जरूरी नहीं है टू सैंपल टी टेस्ट। अब सबसे मेन काम होता है टी टेस्ट में कि हम लोग अपना डाटा कैसे एंटर करते हैं। हमने अपने ना दो वेरिएबल्स बनाने हैं, एक डाटा के नाम से और एक कोड के नाम से। हमने क्या करना है, हमने पहले अपना सारा जो एक्स एंड वाई का डाटा है ना वो इकट्ठा करके ना एक ही कॉलम में लिख लेना है डाटा के नाम से। उसके बाद हमने इसको कोडिंग देनी है। मैं एसपीसीएस पे जाती हूँ, मैं आपको वहां से बताती हूँ। मैंने यहाँ तक मेरी एक्स की वैल्यूज थी ऑलमोस्ट 7 तक। ये यहाँ से यहाँ तक मेरी एक्स की वैल्यूज थी। मैंने पहले अपनी एक्स की वैल्यूज लिखी सारी इकट्ठी करके, उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ तक अपनी वाई की वैल्यूज लिखी सारी इकट्ठी करके। हमने क्या कह दिया, अपने पास से हमने एक्स को 1 कोड दे दिए और वाई को हमने 2 कोड दे दिए। जस्ट अ मिनट, अच्छा ठीक है। हमारी एक्स की वैल्यू 14 से 20 तक थी और वाई की वैल्यू 17 से 10 तक थी। हमने अपने पास से, आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी कोडिंग दे सकते हो। मैंने एक्स को 1 कह दिया, वाई को मैंने 2 कह दिया। हमने सारा डाटा, चाहे हमारे पास 3 वेरिएबल्स तक जाता है, हमने सारा डाटा एक ही कॉलम में लिखना है। उसके बाद इनको कोडिंग देनी है। मैंने जितनी भी एक्स की वैल्यूज थी उनको 1 कह दिया, जितनी भी वाई की वैल्यूज थी उनको मैंने सबको 2 कह दिया। ठीक है, अब हम करेंगे टू सैंपल टी टेस्ट। एनालाइज कंपेयर मींस यहाँ पे आएगा इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट का मतलब यही होएगा कि y, मतलब कि जो हमारा y है और x है, इनके दरमियान कोई भी रिलेशन नहीं है, ये आपस में लिंक नहीं करते, ये आपस में डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए टू सैंपल टी टेस्ट को इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। हमने यहाँ पे हमारे टेस्ट वेरिएबल्स में अपना डाटा डालना है, जो सा भी डाटा हमारा था कंपाइन कर, ये डाल दिया। अब हमने ग्रुपिंग वेरिएबल में अपने कोड डालने, जो हमने कोड बनाए थे खुद से। डिफाइन ग्रुप्स करेंगे, उसको बताएंगे कि पहला वेरिएबल को हमने क्या, मतलब ग्रुप 1 था, यानी कि वो पूछ रहा है कि पहले वेरिएबल को आपने क्या कोड असाइन किया। हम कहेंगे हमने 1 असाइन किया है। वो पूछ रहा है सेकंड वेरिएबल को क्या कोड असाइन किया है, हम कहेंगे हमने 2 असाइन किया है।
अगर आप लोग इसको 3 या 4 भी रखना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी रख सकते हो। देन कंटिन्यू और उसके बाद ओके। मेन काम टू सैंपल टी टेस्ट में आपकी कोडिंग का। यहाँ देखें आपके पास आ गया है आपका टू सैंपल टी टेस्ट का डाटा, मतलब उसकी आउटपुट आ गई है। उसने दोनों डाटा के लिहाज से सबसे पहले आपको मीन स्टैंडर्ड डेविएशन दे दी है। अब आपके पास डाटा में एक इक्वल वेरिएंसेस आया है, एक इक्वल नॉट इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड है, यानी कि अगर मुझे एक क्वेश्चन था, ये जो हम कोडिंग कर रहे हैं, जी जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी आ रही है अभी। ये जो हम कोडिंग करेंगे वही कोडिंग है जो हमने डेटा एंट्री के टाइम मेल और फीमेल को 1 और 2 कोड दिया था? नहीं, ये उस तरह की कोडिंग नहीं है। वो हम लोग अपने स्ट्रिंग वेरिएबल को कोड देने के लिए, स्ट्रिंग वेरिएबल को एनालिसिस में यूज करने के लिए थी। ये हम कोडिंग दे रहे हैं सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कि हमने अगर एक कॉलम में सारा डाटा लिखा है तो एक्स की कौन सी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है कोड और वाई की वैल्यूज को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो जेंडर वाला यूज किया था मैं डाटा एंट्री के टाइम पे, वो मैं आगे जाके आपको कल के लेक्चर में बताऊंगी कि वो किस तरह से यूज होना है वो काम। यहाँ पे आपको दो किस्म के एक आपको वेरिएंसेस इक्वल एज्यूम करके डाटा दिया है, मतलब आउटपुट दिया है, और एक वेरिएंसेस को इक्वल नॉट इक्वल एज्यूम करके दिया है। अगर हमारे पास वेरिएंसेस की बात आती है ना, हम तो अभी मीन्स पे बात कर रहे हैं अपनी कि पॉपुलेशन मीन है या नहीं, तब हम लोग टी टेस्ट चाहते हैं। लेकिन अगर हम लोग वो कहते हैं ना कि वेरिएंसेस की टेस्टिंग करें, तब हम लोग अपने एफ टेस्ट के ऊपर आते हैं। देख लें आपने यहाँ पे एफ टेस्ट हुआ है, और एफ टेस्ट में हमेशा हम अपना वेरिएंसेस को इक्वल अज्यूम करते हैं हमेशा। टी टेस्ट में अगर आप वेरिएंस को इक्वल अज्यूम करें या ना करें फर्क नहीं पड़ता, आप देख लें दोनों की वैल्यू सेम आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम लोग वो कहते हैं कि अगर आपने वेरिएंस की टेस्टिंग करनी है तब हम लोग अपना एफ टेस्ट यूज करेंगे, अगर वो कह देगा कि वेरिएंस की टेस्ट नहीं करने तब हम लोग अपना टी वाली वैल्यू यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, एफ टेस्ट देखें तो वो हमारा 0.07 आ रहा है, सिग्निफिकेंट आ रहा है, वेरिएंसेस इक्वल है, वो ये बता रहे हैं हमारे पास। अगर हम देखें अपना टी टेस्ट हम फिलहाल यूज कर रहे हैं, इक्वल की देखें अगर हम तो 0.023 आता है, नॉट इक्वल वेरिएंस की देखें तो 0.034 आ रहा है, और दोनों वैल्यूज हमारी 5% अल्फा से लेस है, विच मीन्स दैट कि हमारा डाटा सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इंटरवल भी देख लें तो इसके दरमियान आप लोग की जो टी की वैल्यू है ना ये लाई कर रही है। ठीक है, तो सॉरी मैंने आपको पिछले दफा में बताया था कि मीन वैल्यू लाई करते हैं, मीन वैल्यू नहीं आपकी टी की वैल्यू लाई करती है हमेशा। तो आप देखें जो आपकी टी की वैल्यू थी -2.508, वो आपके इस इंटरवल में लाई कर रही है, इसमें भी कर रही है और इसमें ऑलमोस्ट नहीं कर रही है। लेकिन ये इतनी कोई खास कंक्लूजन नहीं होती, ज्यादातर आप लोग अपने पी वैल्यू पर ही डिपेंड करते हैं आपकी पी वैल्यू की क्या कंक्लूजन आ रही है। ठीक है, तो आप कॉन्फिडेंस इंटरवल को इतना ना नोट करें, और सिर्फ रेंज बता रहा है, पी वैल्यू को देखते हुए आप अपनी सारी जो कंक्लूजन हैं या आपने बताना है कि पॉपुलेशन का मीन्स इक्वल है या नहीं है, या एफ टेस्ट में जाके वेरिएंसेस इक्वल है या नहीं है, तब आप लोग सिर्फ पी वैल्यू को नोट करें। और क्योंकि जब आप काम करते हैं अपने थीसिस में या एनालिसिस में या किसी भी चीज में, तब आप लोग पी वैल्यू को ज्यादातर नोट करते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल की वैल्यूज को यूज नहीं करते। दोनों सिग्निफिकेंट आ रहे थे, दोनों लिहाज सिग्निफिकेंट आ रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो हमारे टू सैंपल में जो दो पॉपुलेशन के मीन्स आए थे μ1 एंड μ2, वो दोनों हमारे पास सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है आपस में। ठीक है, ये हो गया टू सैंपल के लिहाज से। ये सारा मैंने यहाँ पे बता दिया, आउटपुट लेक्चर खत्म होने के बाद मैं स्लाइड्स भी ग्रुप में शेयर कर दूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में ये होता है, मैंने आपको बताया कि जब टू सैंपल टी टेस्ट होता है ना, तो जरूरी नहीं होता कि उसके जो सैंपल्स मतलब जो वेरिएबल्स की लेंथ है ना वो सेम हो, और वो आपस में इंडिपेंडेंट भी होते हैं, यानी कि एक्स का वाई का कोई लिंक नहीं है किसी वैल्यू के साथ, और वाई का एक्स की किसी वैल्यू के साथ कोई लिंक नहीं है। लेकिन पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में हमारे पास एक्स एंड वाई की दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं होगी तो हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट नहीं लगा सकते। सेकेंडली, हमारे जो अगर x की 10 वैल्यू है ना फर्स्ट वाली, तो ये y की फर्स्ट वैल्यू 55 के साथ लिंक करती है, यानी कि दोनों आपस में डिपेंडेंट है, दोनों आपस में डिपेंडेंट है हमारे पास, तो यानी कि ये पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है।
पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। सेम हम लोग वही वाला अपना डाटा लेंगे जो मैंने 2 सैंपल टी टेस्ट के लिए लिया था, सेम वही वाली उसकी कोडिंग करेंगे 1 और 2 के साथ। सिर्फ इसकी कमांड्स में थोड़ा सा एक वेट अ मिनट, नहीं पेड का डाटा लिया था मैंने, डिफरेंट डाटा लिया था। पेड डाटा में हम लोग कोडिंग नहीं करते हैं। हमने लेट्स सपोज अपना एक वेरिएबल लिया था एक्स एंड वाई था मेरे पास वेरिएबल, हम सिर्फ 2 सैंपल टी टेस्ट में कोडिंग करते हैं। पेड सैंपल टी टेस्ट में हम लोग कोडिंग अपनी नहीं करते। इसमें जैसे हमारे पास डाटा गिवन होता है हम उसी तरह अपने दोनों कॉलम्स में अपने वेरिएबल्स को एंटर कर देते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे एनालाइज, कंपेयर मीन्स, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, और अपना ये देखें उसने मांग लिया कि वेरिएबल 1 क्या है आपका, वेरिएबल 2 क्या है। हम कहते हैं कि वेरिएबल 1 हमारा x है एंड वेरिएबल 2 हमारा y है। यहाँ से हमने ये कर दिया, उसके बाद हमने ओके किया। वो देखें उसने आपको x माइनस वाई यानी कि पेयरिंग करके 2 सैंपल टी टेस्ट में हमारे पास अगर आप देखें तो दो आए थे, x का 2 सैंपल टी टेस्ट आए थे हमारे पास, इक्वल के लिए नॉट इक्वल के लिए। यहाँ पे उसने सिर्फ हमें और ऊपर भी जो मीन्स वगैरह भी दिए थे उसने हमें, वो भी हमें सारे दो दिए थे। ये देखिए मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सब कुछ दो दिए थे, यानी कि एक्स के लिहाज से अलग, वाई के लिहाज से अलग दिया था। लेकिन हम लोग पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि एक्स एंड वाई दोनों आपस में लिंक है, उनका आपस में रिलेशन है, इसलिए उसने देखें यहाँ पे मीन भी हमें एक मीन हमें दो दिए हैं, लेकिन कोरिलेशन उसके हमें डिफरेंट दिए हैं। इसकी जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू आई है वो -4.766 आई है और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 5 आई है। ज्यादातर नोट करेंगे हम इसकी पी वैल्यू पे। पी वैल्यू हमारे पास 0.005 आई है, विच इज लेस देन 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इट मीन्स दैट कि हमारा जो पॉपुलेशन के हमारे मीन्स हैं वो आपस में सिग्निफिकेंटली डिफरेंट हैं। सेम इसका भी मैंने डाटा था, उसकी भी आउटपुट वगैरह सब कुछ दे दिया। अब मैं आप लोगों की बारी है कि अगर मैं अपना सैंपल 1 सैंपल 2 देती हूँ, मेरे पास सैंपल 1 है 51 से लेके 56 तक वैल्यूज है और सैंपल 2 में मेरे पास बस ऑलमोस्ट 6 वैल्यूज हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से ये करती हूँ कि मुझे आप ये बताएं कि इस पे हमारे पास टी टेस्ट तो लगेगा और लगेगा भी 2 सैंपल वाला, तो 2 सैंपल टी टेस्ट लगेगा या पेयर सैंपल टी टेस्ट लगेगा? आप मुझे बताएं कौन सा लगेगा इस पे। हम पेड सैंपल टी टेस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे जी टेस्ट सेम आपकी होने आवाज चाहिए। नहीं आ रही, आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैम अब आ रही है? हाँ जी बोले आप। मैं ये कह रही थी कि इसमें सैंपल 1 और सैंपल 2 आपने गिवन है, हम इसके अंदर हम पेड वाला नहीं लगा सकते क्योंकि उसके अंदर हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारी लेंथ सेम होनी चाहिए। तो इसमें हम 2 सैंपल वाला लगा सकते हैं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट वाले 2 वाले, लेकिन हम पेड नहीं लगा सकते। मुझे आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, मुझे कुछ नहीं समझ आया। काइंडली आप चैट में लिख के मुझे बता दो कि आप क्या कह रहे हो। ओके। हाँ जी बिल्कुल ठीक, पेयर सैंपल डेटा सप्लाई नहीं होगा। आप ये जो डाटा है आपके पास, आपने मुझे कहा कि पेयर सैंपल टी टेस्ट इस पे नहीं यूज होगा, 2 सैंपल टी टेस्ट इस पे यूज होगा। तो ये डाटा आप अपने एसपीएसएस में एंटर करें। 14 मिनट से ऑलमोस्ट सेशन एंड होने में, तो आप ये वाला डाटा अपने एसपीएसएस में एंटर करें और उसके बाद इस पे जो सा भी टेस्ट अप्लाई होता है वो वाला अप्लाई करके तो मुझे अपनी आउटपुट विंडो शो कराएं।
जब भी हम अपना थीसिस करते हैं, कुछ भी करते हैं, यानी कि जो स्टैटिस्टिशियंस नहीं होते उनके लिए सबसे पहला काम ही यही होता है कि आप अपनी टेस्टिंग करके देखें कि आपके पॉपुलेशन के मीन्स इक्वल है या नहीं। सबसे फर्स्ट काम ही आपका यही होता है, ये करना। यही काम कर देंगे सिग्निफिकेंट आगे, तो इसका मतलब होता है कि आपका डेटा सही है, आपस में दोनों वेरिएबल्स के दरमियान भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप हो रहा है, तो सिग्निफिकेंटली आपस में डिफरेंट है ये दोनों। तो मतलब सिग्निफिकेंट डिफरेंट है आपस में, दोनों तुमसे सेम नहीं है। तो आप सबसे पहले थीसिस में अपना ये भी काम कर सकते हैं कि आप टेस्टिंग यूज करें सबसे पहले। और जो भी इसका कर ले मुझे वो बता दे, मैं स्टॉप शेयरिंग कर दूंगी ताकि वो अपनी स्क्रीन शेयर कर दे। आप मुझे बताओगे आपकी वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है? मैम हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट है कि दोनों में हम दोनों को 0.0 और एक में 0.07 है, एक में 0.01 है, तो हम कहेंगे कि हमारी वैल्यू सिग्निफिकेंट है। ठीक है। आप सब में से किसी ने भी मुझसे कुछ भी करना